ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਅ ਨੰਬਰ consisting of two digits from the number formed by interchanging the digit is always divisible by। क्या कहा हुआ है यहाँ पे मुझे कि एक हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। जैसे कि एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है 25। अगर मैं इसे रिवर्स कर देता हूं मेरे पास नंबर आ जाएगा 52। एक नंबर है 2 डिजिट नंबर, इसको रिवर्स कर दिया, नंबर आ गया 52। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 52 माइनस 25 कितना आ गया मेरे पास? 727। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, ये नंबर किससे डिविजिबल है? 11 नो, 10 नो। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 नो। यानी कि एनी 2 डिजिट नंबर when we reverse the number digits and the difference between these two numbers, that number always divisible by, जो इनका डिफरेंस होगा हमेशा divisible by 9 होगा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास नंबर है 54 है, 2 डिजिट नंबर, रिवर्स करते हैं डिजिट्स को, मेरे पास नंबर बन जाएगा 45। डिफरेंस कितना हो गया? 9। नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस डिविजिबल बाय 9। कोई और नंबर ले लो, मेरे पास है 73, इनका रिवर्स क्या हो जाएगा? 37। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 7 6 13 3 4 3 36। दिस 36 इज डिविजिबल बाय 9। यानी कि नंबर एंड रिवर्स द डिजिट ऑफ ए नंबर, जो उनका डिफरेंस होगा ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। तो इन दिस केस हमारे पास बी ऑप्शन इज द आंसर। Question number 2, the greatest number that divides 122, 243, leaving respectively 2 and 3 as remainder। यानी कि 122 and 243 को ऐसा कौन सा सबसे greatest number divide करेगा? Greatest number that divide these two numbers, leaving remainder 2 and 3 रिस्पेक्टिवली 2 and 3 एज रिमाइंडर। यानी कि अगर 122 को मैं उस नंबर से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। 243 को उस नंबर से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऐसा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले 122 में से अपना रिमाइंडर 2 माइनस कर लो, मेरे पास नंबर 120 आ गया। अब 243 में से 243 के केस में सॉरी रिमाइंडर मेरे पास 3 है। रिमाइंडर कितना था मेरे पास? 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे 243 से मैंने रिमाइंडर माइनस कर लिया तो मेरे पास नंबर आ गया 240। यानी कि मुझको एक ऐसा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। तो इन दोनों को जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन नंबर फैक्टर बिटवीन दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो दैट इज 120। इस नंबर को 120 डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को 120 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो 120 जो है दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं अब क्वेश्चन देखता हूं कि अगर मैं इस नंबर को 120 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। अगर मैं इस नंबर को 120 से डिवाइड करता हूं तो 122 को कितना हो गया? 240। तो 243 में से मैं 240 को माइनस करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर? दैट इज 120 एंड द ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, 12 भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर लेगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 12 इसको डिवाइड कर लेगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। क्या 12 हाईएस्ट है? सब नेक्स्ट ग्रेटर नंबर अगर मैं 24 की बात करता हूं तो 24 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं रिमाइंडर 2 आ गया, 24 से इसको डिवाइड करता हूं रिमाइंडर 3 आ गया। तो 12 से ग्रेटर 24 है। मैं 30 से चेक कर लेता हूं, इसको 30 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। इसको 30 से डिवाइड किया, कितना आ गया? रिमाइंडर 3 आ गया। तो 24 से ग्रेटर 30 है। क्या 30 से ग्रेटर कोई और नंबर आया है हमारे पास? तो मुझे सबसे ग्रेटर नंबर कैलकुलेट करना था,
that is 120. तो none of these D option is the answer. Next question है third, अमित sell 2 item at the same price. हमें selling price दे रखी है 2 item की same है. If the selling one item at a profit of 20% and the other at a loss of 20%, find the percentage profit or loss. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था मैंने पहले भी करवाया था कि सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए, एक आइटम को प्रॉफिट पे 20% एंड दूसरे को लॉस पे 20%, यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सेम होनी चाहिए. इन दिस केस मेरे पास परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की सेम है 20%. तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे हमें क्या होगा, ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे हमें हमेशा लॉस होगा. तो प्रॉफिट एलिमिनेट हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस भी एलिमिनेट हो गया, कांट बी डिटरमाइंड भी नहीं हो सकता. एक ही ऑप्शन रिमेनिंग है, दैट इज 4% लॉस. और इसको कैलकुलेट कैसे करना था, कॉमन प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 10 इसका होल स्क्वायर. तो दैट इज इक्वल टू 20/10 इज इक्वल टू 2. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2? 4. तो मुझे 4% का ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे क्या होना था, लॉस होना था. ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी 4% लॉस. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ए सेल अ स्कूटर प्राइस्ड ₹36,000. मुझे स्कूटर की सेलिंग प्राइस गिवन है 36,000. ही गिव ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन फर्स्ट 20,000 एंड 5% ऑन द नेक्स्ट 10,000. हाउ मच डिस्काउंट कैन he afford on the remaining ₹6,000 if he is to get as much as 7% discount is allowed on the total value. तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन. अगेन क्या था मेरे पास कि स्टार्टिंग के जो 20,000 थे उसके ऊपर मैंने 8% डिस्काउंट कर दिया. तो कितना हो गया मेरे पास, ये 1600, 0 से 0 1600 मेरे पास डिस्काउंट आ गया. नेक्स्ट 10,000 के ऊपर कितना डिस्काउंट था, नेक्स्ट 10,000 के ऊपर जो डिस्काउंट की परसेंटेज थी वो हमारे पास कितनी थी, फर्स्ट 5% थी. तो इसका 5% हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना हो गया, ये 500 रुपीज हो गया. तो 20 प्लस 10 यानी कि 30,000 के ऊपर हमें टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया, 2100 का. ठीक है, 1600 में मैंने 500 ऐड कर दिए तो 2100 का डिस्काउंट आ गया. एंड द होल टोटल अमाउंट 36,000 के ऊपर हमें कितने परसेंट डिस्काउंट दे रखा है. इफ ही इज टू गेट एज मच 7% डिस्काउंट अलाउड ऑन द टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू के ऊपर 7% हमें डिस्काउंट था. तो कितना हो गया, 7% 02473 21 प्लस 4 2520 रुपीज का हमें होल वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट है. तो अब रिमेनिंग 6,000 के ऊपर कितना डिस्काउंट हो गया, टोटल डिस्काउंट मेरा कितना होना चाहिए था 2520. 20,000 पे कितना है 1600, 10,000 पे कितना डिस्काउंट है 500, रिमेनिंग वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास 6,000. 6,000 पे कितना डिस्काउंट होना चाहिए, तो वो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मैंने प्लस किया 2100 आ गया. टोटल डिस्काउंट 2520 में से मैंने 2100 माइनस कर लिया, मेरे पास आ गया 420 रुपीज का. अब मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि 6,000 के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट है. वैल्यू है 420 और किस वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट है 6,000 के ऊपर. तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, कितना परसेंट हो जाएगा इनटू 100. 20 से 20 एलिमिनेट होगी, 0 से 0 6 7 का 42. तो रिमेनिंग अमाउंट जो 6,000 था उसके ऊपर हमारा डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 7%. कौन सी ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. सी ऑप्शन इज आंसर 7%. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द रेशियो बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज 4:1.
1। मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, इसकी और जो उसके डिजिट हैं, सम ऑफ डिजिट्स, इनकी रेशो गिवन है मुझे। कितनी रेशो गिवन है? 4:1। द रेशो बिटवीन द 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर, और उसके सम ऑफ डिजिट इज 4:1। ठीक है। इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, द नंबर इज। ठीक है। अब मैं ऑप्शन चेक करता हूं कि मेरे पास ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर है जिसके सम ऑफ डिजिट करने पे और नंबर की रेशो 4:1 है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूं 47, देखो मेरे पास जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या होना चाहिए? वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। सिंपल सी बात। 47 is not the multiple of 4, 69 is not the multiple of 4, 25 is not the multiple of 4। मेरे पास क्या रह गया? 36 रह गया, that is the multiple of 4। ठीक है, यानी कि मेरे पास 2 डिजिट नंबर कितना है? 36, और सम ऑफ डिजिट कितने हैं? सम ऑफ डिजिट इज 3 + 6, that is 9। सम ऑफ डिजिट इज 9। इनकी रेशो कितनी है? 36:9 कितना है? 4:1। यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड, 36 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एग इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 एग्स। ये भी एग्स है, ये भी एग्स है मेरे पास। द कॉस्ट प्राइस मुझे दे रखी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एग्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 एग्स। अब यहां पे मेरे पास क्या है? कॉस्ट क्वांटिटी कितनी है? 10, सेलिंग क्वांटिटी कितनी है मेरे पास? 15, यानी कि कॉस्ट क्वांटिटी इज लेस देन द सेलिंग क्वांटिटी। हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्वांटिटी के केस में हमें क्या होगा? यहां पे अगर कॉस्ट क्वांटिटी कम है हमें लॉस होगा, लॉस। अगर लॉस है तो ऑप्शंस, ए ऑप्शन एलिमिनेट होगी, सी ऑप्शन एलिमिनेट होगी। मेरे पास 2 ही ऑप्शन रहेगी, आइदर बी ऑप्शन 33.33% इज द आंसर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 50% इज द आंसर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था? लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी? दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी। दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस कितना है? 15 - 10 कितना हो गया? 5 डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी 15, तो 5/15 कितना हो गया? 1/3, और 1/3 कितने परसेंट हो जाएगा? 33.33%। यानी कि हमारा जो लॉस है वो 33.33% का है। तो कौन सी ऑप्शन आंसर है? बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? What will be the last 2 digit in the following expression? यानी कि in this expression मुझे क्या दे रखा था? 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, dash 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 up to 440 factorial। मुझे इनका क्या कैलकुलेट करना है? मुझे इनका सम कैलकुलेट करना है, और जो सम के लास्ट 2 डिजिट्स होंगे वो मुझे बताने कौन से होंगे। ठीक है, तो 1 factorial, what is the value of 1 factorial? 1. What is the value of 2 factorial? 2 factorial is 2, 3 factorial 6 हो गया, 4 factorial 6 into 4 24 हो गया, 5 factorial 24 into 5 120 आ गया। मुझे लास्ट 2 डिजिट की बात करनी है तो आप 1 को इग्नोर कर सकते हो, 120 की जगह आप 20 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 फैक्टोरियल बन जाता है, तो 120 इंटू 6 कितना हो गया? 720। ठीक है, उसके बाद 7 फैक्टोरियल, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। लास्ट 2 डिजिट की ही बात करते हैं तो मल्टीप्लाई भी लास्ट 2 डिजिट तक ही करते हैं, कोई जरूरत नहीं है पूरी मल्टीप्लिकेशन की। 7 0 7 2 का 14 4 आ गया, बाकी कुछ भी आता रहे इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको। ठीक है, व्हाट इज 8 फैक्टोरियल? 8 इंटू 0 0, 8 4 का 32 20 आ गया। लास्ट 2 डिजिट 20 आ गए, बाकी मेरे पास कोई भी नंबर आ सकता है आगे। ठीक है, व्हाट इज 9 फैक्टोरियल? अब कहोगे सर कहां तक करेंगे? मैं वहां तक इनको सॉल्व करूंगा जहां पे मेरे पास लास्ट 2 डिजिट 0 आने शुरू नहीं हो जाएंगे। और लास्ट 2 डिजिट 0 आने कब शुरू होंगे? जब मेरे पास 10 फैक्टोरियल या उससे ग्रेटर नंबर होंगे।
तो व्हाट अबाउट 9 फैक्टोरियल, 9 इंटू 0 0, 9 2 का 18, 8 आ गया। व्हाट इज 10 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आ जाएगा डैश डैश डैश, लास्ट 2 डिजिट्स आर जीरोस। तो इसके बाद मेरे पास जो भी नंबर आएंगे आइदर 11 फैक्टोरियल, 12, 13, 14 अप टू 440 फैक्टोरियल, मेरे लास्ट 2 डिजिट जीरोस होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर ऑफ जीरोस का टॉपिक आपको नंबर सिस्टम में करवाया था। ठीक है, अब इनका सम करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे। व्हाट इज 1 प्लस 2 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13, उसके बाद तो लास्ट 2 डिजिट जीरो ही है। उसके बाद लास्ट डिजिट, पहले लास्ट डिजिट की बात कर लेते हैं। जब मैंने इनको प्लस किया 1 प्लस 2 3 प्लस 6 9 प्लस 4 13, बाकी सभी नंबर्स में लास्ट डिजिट जो है वो मेरे पास जीरो ही है, यानी कि मेरा जो यूनिट डिजिट है वो 3 होना चाहिए। अब मेरे पास ऑप्शंस क्या थी, ए ऑप्शन में 13 है, बी ऑप्शन में 12 है, ये नहीं हो सकती मेरे पास आंसर। लास्ट डिजिट मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब मुझे सेकेंड लास्ट डिजिट कैलकुलेट करना है, तो ठीक है, इन सब को प्लस करके मेरे पास 13 आया था, 3 यूनिट डिजिट हो गया, 1 कैरी हो गया, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया मेरे पास 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया मेरे पास 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 8 21, 21, बस। तो 21 यानी कि मेरे पास जो 10th प्लेस का डिजिट हो गया वो कितना हो गया, यूनिट प्लेस का 3 आया था, 10th प्लेस का 21 2 कैरी हो गया, तो लास्ट 2 डिजिट्स कितने हो जाएंगे मेरे पास 13। मेरे पास लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, इन सब के सम के, ये जो एक्सप्रेशन दे रखी थी इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, प्लस करता हूं, लास्ट 2 डिजिट्स आर 13, ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, फिर से देखते हैं मैंने क्या किया, इन सबको एक्सपैंड कर लिया, एक्सपैंड करके मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, जहां पे मैंने वैल्यू 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल तक तो पूरी वैल्यूज लिखी, उसके बाद 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल, इनके सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स लिखे क्योंकि मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स ही कैलकुलेट करने थे। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल के लास्ट 2 डिजिट 40, 8 फैक्टोरियल के 20, 9 फैक्टोरियल के 80 और 10 फैक्टोरियल के लास्ट 2 डिजिट्स आर जीरोस। इनको प्लस किया, मेरे पास लास्ट 2 डिजिट जो थे वो 13 आ गया, ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन ट्रिपल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 30, यानी कि जो भी मेरी ऑप्शन है उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर 12 से डिविजिबल होना चाहिए, 18 से डिविजिबल होना चाहिए, 21 से डिविजिबल होना चाहिए और 30 से डिविजिबल होना चाहिए। मुझे इन सब के डिविजिबिलिटी रूल मालूम है, क्या है डिविजिबिलिटी रूल हमने नंबर सिस्टम में किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सबसे लीस्ट नंबर की बात की थी, इसने लीस्ट नंबर, नन ऑफ दीज नहीं है, सबसे लीस्ट नंबर 210 पिक कर लेता हूं कि सबसे लास्ट लीस्ट नंबर 210 है। मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 12 से डिविजिबल होगा, 12 से 3 1 का 3, 3 4 का 12, क्या 210 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहती है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कि लास्ट 2 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। नो, इट मीन 210 इज नॉट द आंसर, ये मेरा आंसर नहीं है, डी ऑप्शन इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट लीस्ट नंबर कौन सा है मेरे पास, 420। नेक्स्ट लीस्ट नंबर मेरे पास है 420। चलो ठीक है, तो 420 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। नाउ क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 क्या है, 3 एंड 4। यस, ये नंबर 12 से डिविजिबल है, 3 1 का 3, 3 4 का 12, 4 एंड 420 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। दिस नंबर डिविजिबल बाय 12। क्या ये नंबर 18 से डिविजिबल है?
420 इंटू 3, क्या ये नंबर 18 से भी डिविजिबल है? 18, 3 1 का 3, 3 6 का 18। नाउ 426 से डिविजिबल है? 6 7 का 42, यस, ये 18 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। 21 से कैसे चेक करेंगे? 420 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 21, 3 1 का 3, 3 7 का 21। क्या 420 डिविजिबल बाय 7 है? यस, 21 से भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब रह गया 30। 420 को ट्रिपल करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? 3 1 का 3, 3 10 का 30, 0 से 0, यस, ये 30 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो व्हाट इज माय आंसर? 420 इज द आंसर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं था। 420 क्या सबसे स्मॉलेस्ट है? 420 से स्मॉलेस्ट 210 है, ठीक है। वो जो है वो 12 से डिविजिबल, उसको ट्रिपल करके 3 टाइम्स करके 12 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट लीस्ट नंबर कौन सा था? 420, दैट सेटिस्फाई द कंडीशन, तो दैट इज माय आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The sum of the present ages of प्रीति and her daughter is 60 years। यानी कि प्रीति और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है उसका सम 60 है। 6 years ago प्रीति's age was 5 times that of the age of her daughter। प्रीति की एज जो है वो डॉटर की एज का 5 टाइम्स थी। आफ्टर 6 years प्रीति's एज विल बी, यानी कि ऑप्शन में हमें प्रीति की 6 years के बाद वाली एज गिवन है। ऑप्शंस में प्रीति की जो प्रेजेंट एज है उससे 6 years आफ्टर वाली, यानी कि आफ्टर 6 years की एज गिवन है, ठीक है। फिर से देख लो, आफ्टर 6 years द प्रीति's एज विल बी आइदर 42, आइदर 46, आइदर 48, आइदर 52, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको ऑप्शन से ब्रेक करते हैं। अगर प्रीति की 6 सालों के बाद एज 42 है तो आज की डेट पे प्रेजेंट एज ऑफ प्रीति कितनी हो जाएगी? 36, ठीक है। 36 में 6 प्लस करूंगा 42 हो जाएगा। यहां पे कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ प्रीति? 6 माइनस कर लेते हैं, 40। यहां पे प्रीति की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 42। यहां पे प्रीति की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 46। हर एक वैल्यू या ऑप्शन से मैंने 6 माइनस कर लिया। नाउ मेरे पास प्रेजेंट एज ऑफ प्रीति आ गई। अब प्रीति और डॉटर की जो एज है उसका टोटल 60 है। अगर प्रीति की एज 36 है तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? 60 बनाने के लिए 6 4 10 4 24, बोलो ठीक है। अगर प्रीति की एज 40 है तो उसकी डॉटर की एज 20 हो जाएगी। प्रीति की एज 42 है तो डॉटर की एज जो है वो 18 हो जाएगी। और अगर उसकी एज 46 है तो डॉटर की एज 14 हो जाएगी, बोलो ठीक है। 50 आ गई। नाउ ये तो इनकी प्रेजेंट एज आ गई मेरे पास। अब 6 years बैक की एज कितनी हो जाएगी? अब 6 years बैक में अगर मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दैट ऑप्शन इज द आंसर। यही कहा था कि 6 years ago प्रीति's एज वॉज 5 times दैट ऑफ द एज ऑफ हर डॉटर। तो 6 साल पहले, फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑप्शन, 6 साल पहले प्रीति की एज कितनी थी? 30, और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? 18। क्या ये 5 टाइम्स है? नो। डॉटर की एज को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वो 30 के इक्वल आएगा? नो, ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन चेक करते हैं। ये ए ऑप्शन थी, बी ऑप्शन। अगर प्रीति की एज 40 years है तो 6 years ago की एज कितनी हो जाएगी? 34, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? 14। क्या ये 5 टाइम्स है? 14 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 34 आता है? नो, ये ऑप्शन भी गलत है। व्हाट इज सी ऑप्शन? प्रीति की जो प्रेजेंट एज है वो 42 है, 6 साल पहले कितनी होगी? 36, और डॉटर की कितनी हो जाएगी? 18 माइनस 6 कितना हो गया? 12, ठीक है। तो क्या इसको मैं 5 टाइम्स करता हूं, 5 से मल्टीप्लाई करता हूं
तो वो 36 के इक्वल आता है? नो, सी ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन है। व्हाट इज द ऑप्शन नंबर डी? डी रह गया, डी करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होगी। डी ऑप्शन है कि प्रीति की प्रेजेंट एज 46 है। 6 ईयर एगो प्रीति की एज कितनी होनी चाहिए थी? कितनी थी उसकी एज? दैट इज 46 माइनस 6 इज 40 ईयर्स। और डॉटर की एज, प्रेजेंट एज 14 है, 6 साल पहले कितनी हो जाएगी? 8। 14 में से 6 माइनस किया, 8 आ गया। नाउ डॉटर की एज को अगर मैं यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 8 इंटू 5 तो 40 आ जाएगा। तो दिस कंडीशन इज द करेक्ट कंडीशन। डी ऑप्शन इज द आंसर। आपको समझाने के लिए टाइम लगा है, अगर मैं इसको खुद एनालाइज करता तो जल्दी हो जाता। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व किया। कैसे किया फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर प्रीति की प्रेजेंट एज 50, प्रीति की आफ्टर 6 ईयर्स, 6 सालों के बाद जो एज है वो 52 ईयर्स है, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज उसकी हो जाएगी 6 माइनस कर लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा 46। 6 साल पहले प्रीति की एज कितनी हो जाएगी? 40। आज की एज का सम प्रीति और उसकी डॉटर कितना दे रखा है? 60। तो ये 46 है और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? 14 ईयर्स। 6 साल पहले डॉटर की एज कितनी थी? -6, 8। इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं डॉटर की एज को, तो प्रीति की एज के इक्वल आ जाएगा। यस, कंडीशन सेटिस्फाइड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20%, 20% इंक्रीज यानी कि 1.2 इन द प्राइस ऑफ द ऑरेंज, यानी कि अगर मेरे पास पहले प्राइस जो थी वो x थी, तो न्यू प्राइस कितनी होगी? 1.2 इंटू एक्स। ये ओरिजिनल प्राइस है और ये मेरे पास इंक्रीज्ड प्राइस है। इंक्रीज्ड प्राइस 1.2x। 2 ऑरेंज लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24। 2 ऑरेंज यानी कि नंबर जो है वो 2 ऑरेंजेस कम हमें रिसीव होंगे 24 रुपीज से। ठीक है, अगर मेरी प्राइस जो है वो x रुपीज की है तो 24 रुपीज से मैं कितने ऑरेंजेस परचेज कर सकता हूं? 24 डिवाइडेड बाय x, ये मेरा नंबर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं एक ऑरेंज की जो प्राइस है वो 6 रुपीज है, तो 24 रुपीज से मैं कितने ऑरेंजेस परचेज कर सकता हूं? 24 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 4 ऑरेंजेस परचेज कर सकता हूं। तो मैंने 24 को x से डिवाइड कर दिया। अब प्राइस इंक्रीज होगी, मेरे पास प्राइस आ गई 1.2x, लेकिन मैंने 24 रुपीज ही स्पेंड करने थे, तो 24 रुपीज स्पेंड करने पे मेरे पास नंबर कितना हो जाएगा? मैं इतने ऑरेंजेस परचेज कर सकता हूं। अगर प्राइस इंक्रीज होगी, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी परचेज जो है वो मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास नंबर कितना आ जाएगा? 2 ऑरेंजेस, 2 आ जाएगा। बोलो ठीक है? ठीक है, चलो कितना आ गया मेरे पास यहां पे वैल्यू? मैं 1/x कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास आ गया 24 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 1.2 कॉमन ले लिया 1/x। आपको समझाने के लिए मैं इतना बड़ा सॉल्व करूंगा, ठीक है, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है। x उधर चला गया, 2 इधर डिनोमिनेटर में आ गया x की जगह, तो मेरे पास कितना हो गया? 24। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/24 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 2 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x। मेरे पास x की वैल्यू आ गई। कितना हो गया ये मेरे पास आ गया 12। पॉइंट हटाऊंगा, 0 ऊपर आ गया। 12 2 का, 0 का, 2 10 का। 12 माइनस 10 इज इक्वल टू x। तो 12 माइनस 10 कितना हो गया? 2। यानी कि जो प्राइस ऑफ ऑरेंज है वो मेरे पास ₹2 आ गई पर ऑरेंज। ठीक है, तो ₹2 मेरे पास आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द इंक्रीज रेट ऑफ ऑरेंज पर डजन। पर डजन निकालिए मुझे वैल्यू पर डजन। तो ठीक है, मेरे पास एक ऑरेंज की आ गई ₹2। इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹2 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो।
ठीक है, तो कितनी होगी मेरे पास ये 2.4 रुपीज पर ऑरेंज। एक ऑरेंज की कॉस्ट आ गई। डजन में कितने ऑरेंजेस हैं 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 4 का 48, 4 कैरी, 12 2 का 24 प्लस 4 28, यानी कि 28.80 रुपीज। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द एवरेज सेट ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टिन्यूस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इज x प्लस 1, मुझे एवरेज गिवन है, एंड दैट ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज x माइनस 1। Find the average of all the integers in both the sets considering each of the common integer only once। जो common integer है वो मैंने one time लेने हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम 7 consecutive integers लेट कर लेते हैं। मैं consecutive integers लेट करता हूँ 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 13 हो गया। 7th इंटीजर मेरे पास 13 आ गया। 7 आ गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टिन्यू। और इनकी एवरेज क्या होगी? एवरेज क्या होती है? एवरेज इज द मिडल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4, इनकी एवरेज आ गई 10। मैंने 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेट कर लिए, इनकी एवरेज मैंने कैलकुलेट कर ली, दैट इज इक्वल टू 10। मुझे एवरेज कितनी गिवन थी? मुझे एवरेज गिवन थी x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 10, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9। मेरे पास x की वैल्यू 9 आ गई। अब मुझे क्या कहा है? एक और सेट है मेरे पास 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जिसकी एवरेज x माइनस 1 है, एंड द वैल्यू ऑफ x कितनी है मेरे पास? 9। 9 में से 1 माइनस करते हैं तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी सेकंड सेट की x माइनस 1, x की वैल्यू 9 पुट कर ली तो दैट इज 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास सेकंड सेट की एवरेज आ गई 8। चलो ठीक है, अगर सेकंड सेट की मेरे पास एवरेज 8 है तो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे? 8 के आगे 3 नंबर्स लिख लेते हैं, 9 10 11, और इससे बैक 3 नंबर्स लिख लेते हैं, 7 6 एंड 5। ये 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7, एंड इन 7 नंबर की एवरेज क्या होगी? द मिडल नंबर 1 2 3 4 8। तो मेरे पास एवरेज 8 ही थी, यस। अब इसने क्या कहा है कि इन सभी नंबर्स की एवरेज निकालनी है, इनकी और ये जो मैंने पहले लेट किए थे इन सब की एवरेज कैलकुलेट करनी है, लेकिन जो नंबर 2 टाइम्स हैं वो सिर्फ 1 टाइम लेने हैं। तो नंबर्स कौन कौन से हो गए मेरे पास? अब 5 से शुरू कर लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11, और कौन कहां तक जाना है? 13 तक, 12 एंड 13। ये नंबर्स आ गए मेरे पास। तो इनकी एवरेज क्या होगी? टोटल नंबर्स कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एवरेज क्या होगी? द मिडल नंबर। तो मिडल नंबर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, ये मिडल होगा। 1 2 3 4 दिस साइड, 1 2 3 4 नंबर दिस साइड। द एवरेज इज 9। मेरी एवरेज कितनी आ गई? 9 आ गई। तो अब मेरे पास क्या था? मैंने x की वैल्यू क्या लेट की थी? द वैल्यू ऑफ x इज 9। मेरी x की वैल्यू 9 थी। व्हाट इज द एवरेज? मेरी एवरेज भी 9 आ गई। एवरेज इज ऑल्सो इक्वल टू 9, यानी कि माई एवरेज इज इक्वल टू x। व्हाट इज द ऑप्शंस? ऑप्शंस क्या है? ए ऑप्शन x इज द आंसर। चारों ऑप्शन में ये x की वैल्यू 9 पुट कर दो। x की वैल्यू 9 पुट करके जो ऑप्शन मुझे 9 देके जाएगी, क्योंकि एवरेज पूछी थी, एवरेज इज 9, दैट ऑप्शन इज द आंसर। तो मेरे पास ए ऑप्शन x इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ डीलर purposes to sell rice at 10% profit। 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है वो राइस को, ठीक है।
profit at cost price, to sell price at 10% profit at cost price, and also give 800 grams instead of 1 kilograms. कौन सा क्वेश्चन बन गया ये? बेईमान दुकानदार वाला, ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलर वाला. देन व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे प्रॉफिट गिवन होगा तो दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस का जो वेट होगा उसमें ऐड हो जाएगा. तो मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट गिवन था 1 kg, ना भी दे रखा हो, नथिंग इज मेंशन, तो भी हमने स्टैंडर्ड वेट अपना 1 kg ही लेट करना है. तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. 1000 ग्राम्स में अगर मैं 10% प्रॉफिट की बात करता हूं, 10%, तो दैट इज इक्वल टू, इसका 10% कितना हो जाएगा? 100 ग्राम्स. दोनों को ऐड कर लो, दैट इज माई कॉस्ट प्राइस वेट. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम प्लस 100 ग्राम्स यानी कि 1100 ग्राम्स इज इक्वल टू, अब वो क्या कर रहा है? चीटिंग कर रहा है सेलिंग के टाइम पे. सेलिंग के टाइम पे वो कितना वेट यूज कर रहा है? 1 kg की जगह 800 ग्राम्स वेट यूज कर रहा है. 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 800 ग्राम्स, ये मेरा क्वेश्चन बन गया. अब दिस इज द क्वेश्चन. अब हमने क्या कहा था? कॉस्ट क्वांटिटी इज मोर देन द सेलिंग क्वांटिटी. हमें हमेशा प्रॉफिट होगा. हमें यहां पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा. कितना प्रॉफिट होगा? द डिफरेंस ऑफ द टू वैल्यूज 1100 और 800, कितना डिफरेंस है? 300 डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी दैट इज 800. कितना हो गया ये? 3/8. 1/8 कितना होता है? 12.5. 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 37.5% का हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है. ठीक है, 37.5%. तो डी ऑप्शन इज द आंसर. सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹4840 इन 2 years एंड 5324 इन 3 years. ठीक है, ये मुझे क्या गिवन है? अमाउंट गिवन है, ये भी अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल वैल्यू गिवन नहीं है. यहां पे टाइम 3 years है, यहां पे टाइम 2 years है. एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली. कंपाउंडेड एनुअली गिवन है, ना भी गिवन होता तो भी हम कंपाउंडेड एनुअली ही लेट करते, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली या क्वार्टरली में एग्जामिनर स्पेशली कहेगा. एनुअली में कई बार कह भी सकता है, नहीं भी लिख सकता, तो भी हम उसको एनुअली ही एज्यूम करेंगे. ठीक है, एनुअली. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? मुझे क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं. आपको करवाने के लिए मैं इसको लेंथी वे में करूंगा, अदरवाइज तो मैं इसको कैलकुलेशन जल्दी कर लेता. ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? पहले मैं ये वाला यूज कर लेता हूं. अमाउंट था 5324 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टाइम मेरे पास 3 years गिवन था. सेकेंड टाइम मेरे पास अमाउंट कितना था? 4840 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, और ये टाइम कितना गिवन था मुझे? 2 years. दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड. मेरे पास कितना आ जाएगा? 5324 डिवाइडेड बाय 4840 इज इक्वल टू प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया. यहां पे मेरे पास जो भी ब्रैकेट है उसकी पावर 2 है, यहां पे सेम ब्रैकेट है उसकी पावर 3 है. पावर 3 का मतलब है इस ब्रैकेट को मैं 3 टाइम्स लिख सकता हूं. पावर 2 का मतलब है इस ब्रैकेट को मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं. तो 3 टाइम्स जो ब्रैकेट होगी उसमें से 2 टाइम्स ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी. मेरे पास क्या रह जाएगा? ये और ये कैंसिल हो जाएगा. मेरे पास रह जाएगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100. 1 लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस हो जाएगा, -1. क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा. तो मैं डायरेक्टली एलसीएम ले लेता हूं. मेरे पास आ गया 5324 माइनस 4840 डिवाइडेड बाय 4840 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 100. ये रह गए मेरे पास, दिस वन. नाउ माइनस करते हैं. माइनस करके कितना आ गया? ये 4 आ गया. 4 8 8 4 12 2 1 और 9
4 13 डिवाइडेड बाय 4 840 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कट गया 10 आ गया, 0 से 0 कट गया, ये 10 ऊपर चला गया, तो R इज इक्वल टू 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10% पर एनम। बोलो ठीक है। तो मेरे पास क्या था ऑप्शंस, 10%, सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एवरी ईयर ए फैमिली स्पेंड ₹15,000 ऑन राइस। 15,000 एक्सपेंडिचर है राइस के ऊपर, बट ड्यू टू राइज इन मिनिमम स्पॉट प्राइस इन 2020 द प्राइस ऑफ द राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 33.33%। हमारी जो प्राइस है वो 33.33% इंक्रीज होगी। Then by what percentage they have to reduce their consumption of rice so that they spend ₹15,000 only in 2020? यानी कि एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, प्राइस इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन कितने परसेंट डिक्रीज होगा। यहां पे प्राइस आ गया, इधर कंजम्पशन आ गया। कंजम्पशन प्राइस 1/3 फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इस साइड जाके क्या हो जाएगा 1/4, दैट इज इक्वल टू 25%, यानी कि कंजम्पशंस डिक्रीज्ड बाय 25%। कौन सी ऑप्शन आंसर है? सी ऑप्शन इज द आंसर, 25%। ये कहां से आया? ये मैंने आपको जब क्लास वीडियो थी उसमें करवाया था, वहां से इसको, इस फंडा को, जो भी ये रूल है, जो भी ये शॉर्टकट है, इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द 20th टर्म ऑफ द सीरीज, मेरे पास एक सीरीज है, इसकी मुझे 20th टर्म चाहिए। पहली टर्म क्या है? 2 × 4 पहली टर्म है, प्लस नेक्स्ट टर्म कितनी है 4 × 6, थर्ड टर्म कितनी है 6 × 8, प्लस डैश डैश डैश। मुझे कौन सी टर्म चाहिए इसकी? 20th टर्म। पहली टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में 4 है, थर्ड टर्म, थर्ड यानी कि 3 का डबल 6 है, फोर्थ टर्म में क्या हो जाएगा 6 की जगह 8 आ जाएगा फोर्थ टर्म में। 20th टर्म में क्या आ जाएगा 20 × 2 40 आ जाएगा, 40 × फर्स्ट टर्म में 2 था, सेकंड टर्म में 4 है, थर्ड टर्म में 6 है, सो ऑन। 20th टर्म में 40 हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टू वैल्यूज? 2। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टू वैल्यूज? 2 नंबर्स 2। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स? 2। तो ये 20th टर्म में अगर एक टर्म 40 है तो सेकंड टर्म, दूसरी टर्म कौन सी हो जाएगी 42। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज द 20th टर्म। तो दिस इज इक्वल टू 0 आ गया, 4 × 2 8 हो गया, 4 × 4 16 हो गया। द 20th टर्म इज 1680। तो व्हाट इज माय आंसर? बी ऑप्शन इज द आंसर, 1680। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में मुझको एक बार ग्राफ गिवन था। द बार ग्राफ शोज द यूजुअल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल फॉर स्टूडेंट इन ए क्लास। ठीक है, बस से वैल्यू है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, टैक्सी से 1 स्टूडेंट, और बाइक से 3 स्टूडेंट्स, और ये मेरे पास था ट्रेन से 2 स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट है कार से 6 स्टूडेंट्स, और वॉकिंग 5 स्टूडेंट। इन दिस इंफॉर्मेशन वर डिस्प्लेड इंस्टेड एज अ पाई चार्ट। अगर ये इंफॉर्मेशन मुझको जो ये गिवन है पाई चार्ट में गिवन होती, पाई चार्ट में, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ ए पाई चार्ट ऑफ फॉर ए स्टूडेंट हु वॉक टू स्कूल? बोलो ठीक है। तो पाई चार्ट में हमारे पास ये सेक्टर्स है, ये सेक्टर्स, दिस वन, इन सभी सेक्टर्स का जो टोटल एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री का टोटल एंगल होता है। और अगर मैं इसकी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करता तो मेरे पास क्या आता कि जो वॉकिंग करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कितने नंबर में, वो मेरे पास नंबर में 5 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे मेरे पास इस क्लास में? मेरे पास थे 5 + 6 11 12 13 + 3 16 16 एक 17 और 5
22, यानी कि 22 में से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो वॉकिंग करके आ रहे हैं। तो ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे पाई चार्ट में, मुझे ये कैलकुलेट करना है। ये जो 22 स्टूडेंट्स हैं ये कितने डिग्री का एंगल बनाना था, इन्होंने 360 डिग्री का एंगल बनाना था। तो 5 स्टूडेंट्स कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल यूनिटरी मेथड, 22 स्टूडेंट्स 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 1 स्टूडेंट 360 डिवाइडेड बाय 22 का एंगल बनाएंगे। 5 स्टूडेंट्स कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 360 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 5, इतने डिग्री का एंगल बनेगा। कितना हो जाएगा, हमें वैल्यू नियरेस्ट डिग्री निकालनी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 360 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 22, 2 पे कटिंग करते हैं, 180, ये 11 आ गया। 180 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 900 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 11, 11 8 का 88, 20 आ गया, 11 2 का 22, तो 81 पॉइंट समथिंग समथिंग, दैट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 82 डिग्री का एंगल बनेगा। तो व्हाट इज माय आंसर, बी ऑप्शन 82 डिग्री इज द आंसर। यूनिटरी मेथड नहीं लगाना, आप यहां पे रेशो भी अप्लाई कर सकते हो। रेशो का टॉपिक आप कर चुके हो। रेशो कैसे अप्लाई करनी थी, 5:22 इज इक्वल टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एंगल कैलकुलेट करना था, 22 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल। 5:22 is equal to question mark is to 360 degree. Product of extremes is equal to product of means. Find the value of the question mark. सेम यही हमारे पास आ जानी थी, 360 into 5 divided by 22. तो that is equal to 82, यानी कि कौन सी ऑप्शन आंसर है, कौन सी ऑप्शन थी हमारे पास, बी ऑप्शन 82 is the answer। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। One of a group of swim 7/2 times the square root of the number, जितनी भी नंबर ऑफ स्वैन थी, is playing on the shore of the pond. The 2 remaining are inside the pond. What is the total number of swans? ठीक है, let the total number of swans be x. टोटल नंबर मैंने x लेट कर लिया, फिर से रीड करते हैं। वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्वेन 7/2 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ x, एंड दीज आर कहां पे थी ये, शोर पे थी ये, ठीक है, किनारे पे थी। एंड 2 रिमेनिंग, यानी कि इनके अलावा 2 रिमेनिंग और रहेगी। ठीक है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल स्वेन, दैट इज इक्वल टू x। अब मेरे पास क्या गिवन था, रूट x। तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शंस की बात करूंगा तो मैं वो ऑप्शन पुट करूंगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 10 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, 14 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, 12 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगी ऑप्शन की दैट इज 16। मैं x की वैल्यू 16 पुट कर लेता हूं। इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 16 पुट करके सेटिस्फाई करेगी तो इट मीन 16, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, अदरवाइज चेंज द ऑप्शन। चलो पुट करते हैं, 7/2 इंटू रूट 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। तो ठीक है, कितना आ गया ये रूट 16 कितना होता है, 4 हो गया। 2 और 4 की कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 2 का 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16। इट मीन जो हमने एजम्पशन की थी x की वैल्यू ऑप्शन में से, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इट मीन डी 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अदरवाइज सॉल्व द इक्वेशन और वो थोड़ा लेंथी हो जाती। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच नंबर इज प्रेजेंट ओनली इन वन फिगर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मेरे पास एक फिगर गिवन थी, इस फिगर में से ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ एक ही फिगर में रिप्रेजेंट, एक ही फिगर के अंदर है, ओनली इन वन फिगर, दैट इज 5। देखो 5 जो है दैट इज ओनली इन स्क्वायर।
ठीक है, तो 5 स्क्वायर के अंदर था और किसी भी डायग्राम में नहीं था, तो 5 इज द आंसर। 1 जो था वो सर्कल और स्क्वायर दोनों के अंदर था। जो 3 नंबर है वो ट्रायंगल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी है। एंड जो 7 है दैट इज 7 का है, 7 सर्कल के अंदर भी है और स्क्वायर के अंदर भी है। तो 5 जो था वो दैट इज ओनली इन 1 फिगर। सिंपल क्वेश्चन था ये तो सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इफ साउथ ईस्ट बिकेम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इज बिकेम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकेम? चलो ठीक है, सबसे पहले हम अपनी ओरिजिनल डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है एंड ये वेस्ट है। साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट बिकेम नॉर्थ। अब हमारा ये नॉर्थ हो गया, ये न्यू डायरेक्शन आ गई मेरे पास। उसके बाद एंड वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट बिकेम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकेम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकेम वेस्ट। ये वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट था, ये वेस्ट बन गया। ना भी गिवन होता तो हमारा वो वेस्ट ही होना था। तो नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट ये मेरी साउथ डायरेक्शन होगी और वेस्ट के बिल्कुल अपोजिट ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब इसने क्या कहा था, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम? वेस्ट जो है वो क्या बन जाएगा? वेस्ट इज द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। किस किस के बीच में? ये ईस्ट और साउथ के इन बिटवीन वेस्ट डायरेक्शन है। तो वेस्ट डायरेक्शन क्या बन जाएगी मेरे पास? दैट इज साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट, सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अगेन मुझको एक डायग्राम दे रखी है कि दिस डायग्राम इज टू दिस डायग्राम, देन दिस डायग्राम इज टू व्हाट? किसके इक्वल होगी? दैट इज गिवन इन द 4 ऑप्शन। मुझे फर्स्ट डायग्राम दे रखी थी, ये एरो था और एक ये एरो था, दिस वन कुछ इस वे में दे रखी थी। और जो सेकंड डायग्राम है वो क्या दे रखी है? ये एरो एज इट इज रहा और जो मेरे पास दिस एरो था ये मेरे पास 45 डिग्री मूव कर गया क्लॉकवाइज में। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज में मूव करके मेरे पास इसकी डायरेक्शन क्या आ गई? इसकी डायरेक्शन आ गई मेरे पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गई। अब मेरे पास इज टू प्रोपोर्शन की राइट साइड पे डायग्राम गिवन था कि अब 2 एरोज गिवन थे मुझको, दिस वन, और इसमें वे में भी मुझे 2 एरोज गिवन थे। अब हमारे पास अगेन जो ये एरो है ये कैसे मूव कर जाएगा? 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट में मूव कर जाएगा क्लॉकवाइज। तो मेरे पास कौन सी ऑप्शन आंसर हो जाएगी? डी ऑप्शन इज द आंसर। हमारी जो है डी ऑप्शन आंसर हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि सी ऑप्शन में एरोज की डायरेक्शन चेंज होगी। जो मेरे पास ये एरोज थे ये क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे मेरे पास एरोज जो थे वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उनका जो था वो माउथ था। ठीक है, ये भी नहीं हो सकती। यहाँ पे कहाँ पे थे? वो मेरे पास नॉर्थ ईस्ट में थे और इन एरोज की डायरेक्शन भी चेंज होगी, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। तो विच ऑप्शन इज द आंसर? डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शंस है। डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की ये डायरेक्शंस हैं। क्या डायरेक्शंस है? ईच क्वेश्चंस कंटेन 2 स्टेटमेंट्स ए एंड बी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट नंबर ए एंड स्टेटमेंट नंबर बी। आगे रीड करते हैं डायरेक्शंस। ईच क्वेश्चंस कंटेन 2 स्टेटमेंट्स ए एंड बी गिविंग सर्टेन डाटा। You have to select the correct answer from A, B, C, D। इनमें से मुझे करेक्ट ऑप्शन मार्क करनी है, कौन सी होगी? A, B, C and D से। D में डिपेंडिंग ऑन द सफिशिएंसी ऑफ द डाटा, कि डाटा सफिशिएंट है या नहीं है गिवन इन द स्टेटमेंट टू आंसर द क्वेश्चन। जो डाटा मुझे गिवन है क्या वो डाटा सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए या नहीं है? ए ऑप्शन कब आंसर करनी है? If the question can be answered by using one of the statement alone, but cannot be answered by using the other statement alone।
यानी कि अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट में से पहली स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, सेकंड से नहीं आ रहा, या फिर सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा, इन दैट केस आपका आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, मेरे पास दो स्टेटमेंट है, मैं यहां लिख रहा हूं, एक ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट से आंसर आ गया, बी से नहीं आया, तो अलोन एक स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है। या फिर मैं कहता हूं मेरे पास ए स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा, बी स्टेटमेंट से आंसर आ गया, तो इन दैट केस आपका आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगी। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर कब होगी? इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, आइदर स्टेटमेंट अलोन, यानी कि ए स्टेटमेंट से भी आंसर आ गया, बी से भी आंसर आ रहा है, तो डाटा इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। A statement alone and B statement alone. In that case, your answer is B option. हमारा आंसर B option होगा। C option कब होगा? If the question can be answered by using both the statement together. जब मैं दोनों statement together use करूंगा तभी आंसर आएगा, but cannot answer by using either of the statement alone. मैंने A statement चेक की, मेरा आंसर नहीं आ रहा, मैंने बी स्टेटमेंट चेक की, तब भी मेरा आंसर नहीं आ रहा, मैंने दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करने के बाद ए और बी दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद आंसर आ रहा है, तो इन दैट केस आपका आंसर सी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन, इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ए स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा, बी स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा, मैंने दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कंसीडर किया और टुगेदर करने पे भी मेरे पास आंसर नहीं आ रहा, तो इन दैट केस योर आंसर इज डी ऑप्शन। बोला ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, ए एंड बी गो टू 300 किलोमीटर ट्रिप बाय कार। ए और बी कार से जा रहे हैं 300 किलोमीटर जो है वो ट्रिप पे। ईच ड्राइव 8 hours फॉर 8 hours। ठीक है, अब मुझे ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस गिवन था क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस। सफिशिएंसी के केस में, डाटा सफिशिएंसी के केस में सॉल्विंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये चेक करना है डाटा इज सफिशिएंट और नॉट, आंसर नहीं सॉल्व करना, नंबर 1। नंबर 2, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या था, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द आंसर। नंबर 2, जो मेरा आंसर है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे टोटल डिस्टेंस गिवन था 300 किलोमीटर। ठीक है, अब मुझे ए एंड बी दोनों का टाइम गिवन है। कितना टाइम गिवन है मुझे? 8 hours ईच, दोनों ड्राइव कर रहे हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड एट विच ईच ड्रोव द कार। मुझे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड एट विच ईच ड्रोव द कार। नेक्स्ट ए स्टेटमेंट क्या है? ए ड्रोव 48 किलोमीटर मोर देन बी। ए का जो डिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग है वो 48 किलोमीटर ज्यादा है बी के कंपैरेटिवली। बोला ठीक है, यानी कि ए और बी टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 300 किलोमीटर और ए ने 48 किलोमीटर मोर ड्राइविंग की है बी के कंपैरेटिवली, यानी कि दोनों के ड्राइविंग के डिस्टेंस का जो डिफरेंस है दैट इज 48 किलोमीटर। दोनों कंडीशन से मुझे ए और बी का डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करूंगा तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है या ड्रोव की है कार, ड्राइव की है, बी ने कितना डिस्टेंस ड्राइव की है कार, तो दोनों का डिस्टेंस आ गया, दोनों का टाइम गिवन था मुझको 8 hours ईच, मुझे दोनों की एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ए स्टेटमेंट से तो आंसर आ रहा है मेरे पास। बी स्टेटमेंट क्या है मेरे पास? ए एवरेज अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन बी। चलो ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा था? सेकंड स्टेटमेंट बी, मुझे बी स्टेटमेंट भी चेक करनी है कि ए की एवरेज जो है वो बी की एवरेज से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ये देख लो,
A एवरेज अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन B। अगर B की जो एवरेज स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो जो B की एवरेज स्पीड है, A की जो एवरेज स्पीड है दैट इज x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ये है मेरे पास A की एवरेज स्पीड x प्लस 6, A का टाइम 8 आवर्स, दोनों से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A आ जाएगा। B की मेरे पास एवरेज स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, B का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास 8, B का जो टाइम है वो भी कितना है 8 आवर्स, 6 x किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई, टाइम 8 आवर्स आ गया, इसका भी डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। तो A का डिस्टेंस प्लस B का डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर आ जाएगा। तो इट मीन जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो वहां से मेरे पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट होगी मेरे पास। तो x की वैल्यू अगर मैं यहां और यहां पुट करूंगा तो मेरे पास A और B दोनों की एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। तो B स्टेटमेंट से भी मेरे पास आंसर आ रहा है, तो A स्टेटमेंट से भी आंसर आ रहा है, B स्टेटमेंट से भी आंसर आ रहा है। व्हाट इज माय आंसर? मेरा आंसर क्या होगा? तो यहां देखो, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द स्टेटमेंट A अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, तो अदर से भी आंसर आ रहा है, तो B ऑप्शन आंसर होगी मेरे पास। A से भी आंसर आ रहा है, B से भी आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है वो नहीं कैलकुलेट करना। मैंने कहा ना, दो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द आंसर। Is the data sufficient? Is the statement A is sufficient to answer the question? Yes, statement A sufficient है। Is the statement B sufficient? Yes, B statement भी sufficient है। तो मेरे पास कौन सी ऑप्शन आंसर होगी इस क्वेश्चन का? B ऑप्शन इज द आंसर। B ऑप्शन आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। What was the temperature on 5th day? मुझे 5th डे का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। दिस इज द क्वेश्चन, 5th डे का क्या टेम्परेचर होगा? स्टेटमेंट नंबर ए स्टेटमेंट कह रही है द एवरेज टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट 4 डेज आर 500 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, ये डिग्री होगा, 500 नहीं होगा, दिस इज 50 डिग्री सेल्सियस, दिस वे में। ठीक है, तो 50 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा? अगर मुझे फर्स्ट 4 डेज का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर दे रखा था, तो मेरे पास फर्स्ट 4 का सम आ जाएगा, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 डेज। फर्स्ट 4 डेज कितना हो जाएगा? सम का क्या फार्मूला होता है? एवरेज इनटू नंबर। मेरे पास सम आ गया, फर्स्ट डे प्लस सेकेंड डे प्लस थर्ड डे प्लस फोर्थ डे, फर्स्ट 4 डेज का टेम्परेचर का टोटल कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? क्या यहां से इस स्टेटमेंट से मेरे पास 5th डे का टेम्परेचर कैलकुलेट हो सकता है? नो, 5th डे का कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। तो ए स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द 5th डे, कि 5वें दिन का टेम्परेचर क्या होगा। नेक्स्ट क्या था मेरे पास? यहां पे टेम्परेचर ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री है। What is the average temperature for the second? What is the average temperature for the second, third, fourth and fifth day? मेरे पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे का टेम्परेचर की एवरेज दे रखी है। तो अगर एवरेज दे रखी है तो यहां पे मेरे पास सेकेंड डे का टेम्परेचर प्लस थर्ड डे का टेम्परेचर प्लस फोर्थ डे का टेम्परेचर प्लस फिफ्थ डे का टेम्परेचर का जो टोटल है, सम है, वो आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये मेरे पास? 60 इंटू कितने दिन है ये मेरे पास? 4 दिन है। तो 60 इंटू 4 कितना आ जाएगा मेरे पास? ये 240। यहां पे भी मेरे पास सम आ गया, फिफ्थ डे का टेम्परेचर कैलकुलेट हो सकता है। अब आउट ऑफ 240 फिफ्थ डे में टेम्परेचर कितना है वो कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो बी स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बोलो ठीक है, ना तो ए सफिशिएंट है ना स्टेटमेंट बी सफिशिएंट है। अब दोनों को कंबाइन कर देता हूं। तो दोनों को कंबाइन करके मेरे पास पहले 4 दिन का टोटल आ गया 200, मेरे पास आखिरी 4 दिन का टोटल आ गया 240।
लेकिन अगेन फिफ्थ डे का टेम्परेचर तो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता ना। पहले 4 दिन के टेम्परेचर में से अगर मैं ये वाली इक्वेशन माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट डे का टेम्परेचर माइनस फिफ्थ डे का टेम्परेचर इज इक्वल टू डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो फिफ्थ डे का टेम्परेचर कैलकुलेट नहीं हो सकता। इवन वी कंबाइंड द बोथ स्टेटमेंट्स, दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के बाद भी हमारे पास क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो व्हाट इज द आंसर, क्या आंसर था, इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, डी ऑप्शन इज द आंसर। तो इन दिस केस हमारा आंसर जो है वो क्या है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, डी ऑप्शन इज द आंसर, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, रोहन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मैथ्स फ्रॉम 3rd जून। ठीक है, 3rd जून से उसने मैथ्स की प्रैक्टिस शुरू की है। ठीक है, 3rd जून। उसके बाद कैसे प्रैक्टिस शुरू की है, ही कुड सॉल्व ओनली 3 प्रॉब्लम्स ऑन द फर्स्ट डे, however he increased his speed such that he solved 6 problems on second day, 9 on third day, and so on. If he continued this trend throughout June, how many problems did he solve on 25th June of the same year? चलो ठीक है, 25th जून में दैट सिंगल डे, ओनली 25th जून को उसने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, 3rd जून को उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग है वो कितने थे, 3, 3rd जून को 3, नेक्स्ट डे कितने थे, देन 6 हो गए, ये 3rd जून को थे, 4th जून को 6 हो गए, 5th जून को 9 हो गए, 6th जून को 12 हो गए, एंड सो ऑन। बोलो ठीक है, चलो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर रहा है। अगर मैं इन सब में से 3 कॉमन ले लेता हूं, मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, मेरे पास क्या रह जाएगा, यहां 1 आ गया, 6 में से 3 चला गया, 2 रह गया, 9 में से 3 चला गया, 3 रह गया कॉमन, 3 × 3 इज 9। 3 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास 3 का गैप था, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, हर एक नंबर 3 से डिविजिबल थे। यहाँ पे कितने आ गए, मेरे पास 4 आ गया, प्लस डैश 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 डैश, मुझको 24th 25th डेट को नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैलकुलेट करने हैं। तो अब ये नेचुरल नंबर्स बन गए, अब थोड़ा इजी हो गया कि 3rd को मैं 1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं 1 क्वेश्चन कंसिडर कर लेता हूँ, उसको इंटू 3 बाद में कर लूंगा। ठीक है, 4th को मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, डिफरेंस कितना है मेरे पास, ये डेट है और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, दोनों का डिफरेंस 2 का है, डेट 2 नंबर ग्रेटर है। 4 तारीख को मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, दोनों का डिफरेंस 2 है। 5 तारीख को मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, दोनों का डिफरेंस 2 है। 6 तारीख को मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, दोनों का डिफरेंस 2 है। और 24th को मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 22, दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा। 25th को मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 23 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मेरा जो डिफरेंस है 25 डेट का और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, वो 2 का डिफरेंस आ जाएगा। बोलो ठीक है। अब मुझे एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 3 से किया 3 आ गया, 3 को 2 से किया 6 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। तो इस 3 को अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 23 इंटू 3 इज 69। ठीक है, कितना हो गया ये, 69 हो गया। यानी कि 25 जून को कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे रोहन ने, 69 क्वेश्चन। तो कौन सी ऑप्शन आंसर है, नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, रोशनी was asked her age. She said, if you take my age 5 years ago, 5 साल पहले मेरी एज जितनी थी उसको तुम मल्टीप्लाई इट बाय 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देन सब्ट्रैक्ट 2/3 ऑफ माई करंट एज, फिर मेरी करंट एज का 2/3 उसमें से माइनस कर दो, यू विल गेट माई करंट एज, मेरी करंट एज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, आइदर यूज ऑप्शंस, या तो मैं ऑप्शंस यूज कर लेता हूं या फिर एक्स लेके सॉल्व कर लेता हूं। अगर रोशनी की करंट एज जो है वो x ईयर्स है,
X years. Current age. Roshni was asked her age. She said, if you take my age 5 year ago, तो 5 year ago रोशनी की एज कितनी हो जाएगी? X माइनस 5 हो जाएगी. मल्टीप्लाई इट बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. देन सब्ट्रैक्ट 2/3 ऑफ माई करंट एज. तो करंट एज 2/3 को X से मल्टीप्लाई कर दो. बोलो ठीक है. ये इस वैल्यू में से माइनस कर लो. देन सब्ट्रैक्ट 2/3 ऑफ माई करंट एज, यू विल गेट माई करंट एज. ये उसकी करंट एज कैलकुलेट हो जाएगी. सॉल्व कर लो. x की वैल्यू आ गई, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट इज द करंट एज ऑफ द रोशनी. वो रोशनी की करंट एज हो जाएगी. कितना हो गया? 2x माइनस 10. ये कितना हो गया? माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू x. ये 10 इधर चला गया और ये x इधर आ गया. तो मेरे पास कितना आ गया? 2x माइनस x माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 10. सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. कितना हो गया? 2x में से x माइनस किया, x रह गया, और 3 एलसीएम ले लेते हैं. 3x माइनस 2x कितना हो गया? x बाई 3 हो गया इज इक्वल टू 10. तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30. एक वे तो ये था कि मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करता. दूसरा तरीका क्या था? देखो बेटा, अगर मुझे इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन लेट करनी होती तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस उस ऑप्शन को देता जो 3 का मल्टीपल होती. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात 2/3 ऑफ द करंट की बात हो रही है कि करंट एज का 2/3. ठीक है. तो 20, 40 एंड 50 ये तीनों 3 का मल्टीपल नहीं है. ओनली 30 इज द मल्टीपल ऑफ 3. तो सबसे पहले मैं 30 को पिक करता ऑप्शन. पर जरूरी नहीं है कि 30 आंसर होता, कोई और ऑप्शन भी आंसर हो सकती थी. ठीक है. तो इन दैट केस फर्स्ट प्रेफरेंस मैं 30 को देता. अगर मेरी करंट एज 30 इयर्स है तो 5 साल पहले मेरी इसकी क्या कहते हैं, रोशनी की एज कितनी हो जानी थी? 5 साल पहले 25 हो जानी थी. अब इस 25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 50 आ गया. अब इस 50 में से मुझे क्या माइनस करना था? 2/3 माइनस कर लो तो ऑफ द करंट एज. तो 30 का 2/3 कितना हो जाएगा? 3 से 30 कट गया, 10 इंटू 2 20. यानी कि इसमें से मैं 20 माइनस कर लेता तो मेरी तो रोशनी की करंट एज 30 इयर्स कैलकुलेट हो जानी थी. सेटिस्फाइड? कंडीशन जो भी गिवन थी, इट मीन 30 इज द करेक्ट ऑप्शन. 30 करेक्ट ऑप्शन आ जानी थी. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन है हमारे पास, द फिगर ए गिवन बिलो इज द अनफोल्ड पोजीशन ऑफ द क्यूबिकल डाइस. In the following question, this folded figure is followed by 4 different figures of dice. You have to select the figure which is identical to the figure A. ये मुझे figure A दे रखी है. 1, 2, 3, 4, 6 and 5. तो डाइस की अगर मुझे ओपन पोजीशन दे रखी है तो यहाँ पे हमारे पास जो रूल है वो ये है कि जो भी स्ट्रेट लाइन होती है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें जो भी मुझे ये नंबर्स लिखे हैं एक ब्लॉक छोड़ के अपोजिट होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 को छोड़ दो, 1 के अपोजिट 3 आ जाएगा. 2 के अपोजिट क्या होगा? 2, 3, 4. 3 को छोड़ दो तो 2 के अपोजिट हमारे पास 4 आ गया. और रिमेनिंग नंबर के अपोजिट हो जाएगा 6 के अपोजिट 5 आ जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू ए ऑप्शन 6, 2, 4 आर विजिबल नंबर ऑन द डाइस. तो हमारे पास 2 और 4 जो हैं वो अपोजिट फेसिस हैं. दोनों नंबर एक साथ विजिबल नहीं हो सकते. 2 के अपोजिट 4 जो है वो विजिबल नहीं होगा. तो यानी कि इस डाइस की ये ओपन पोजीशन नहीं है. सेकंड डाइस कंसीडर करते हैं 6, 5 एंड 2. तो 6 एंड 5 एक साथ विजिबल नहीं हो सकते. तो हमारे पास ये भी डाइस की ओपन पोजीशन नहीं है. इस डाइस की ये ओपन पोजीशन नहीं है. फोर्थ है हमारे पास अगेन 6, 5, 1. 6 एंड 5 एक साथ विजिबल नहीं होंगे. तो ये भी मेरे पास ऑप्शन आंसर नहीं होगा. अब मुझे 2, 3, 6 दे रखा है. इन दोनों में से 3 विजिबल है, इन दोनों में से 2 विजिबल है और इन दोनों में से 6 विजिबल है. यानी कि तीनों पेयर्स में से ओनली एक नंबर ही विजिबल होना चाहिए.
तो मेरे पास इस डाइस की ये ओपन पोजीशन हो सकती है क्या, ये इसी डाइस की ये ओपन पोजीशन है, तो मेरे पास आंसर क्या है, सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मुझे क्या दे रखा है, डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। 7 चिल्ड्रन A, B, C, D, E, F and G आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, एक लाइन में खड़े हैं, G इज टू द राइट ऑफ D। देखो बेटा, अगर सिटिंग अरेंजमेंट में नथिंग इज मेंशन तो हम ये मान के चलते हैं कि जो फेसिंग है वो नॉर्थ साइडेड फेसिंग है, नॉर्थ। क्यों? क्योंकि इन दैट केस जो आपका लेफ्ट होगा वही उनका लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट है वही उनका राइट होगा, जो भी मुझे यहाँ पे गिवन होंगे। अगर स्पेशली का है साउथ साइडेड है, ईस्ट साइड फेसिंग है या वेस्ट साइड फेसिंग है तो बात अलग है। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन 7 चिल्ड्रन A, B, C, D, E, F and G आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, G इज टू द राइट ऑफ D। ये मेरे पास D है और D की राइट साइड पे क्या है, G इज टू द राइट ऑफ D, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ G, ये G की पोजीशन होगी राइट ऑफ D। एंड टू द लेफ्ट ऑफ B, यानी कि G इज टू द राइट ऑफ D एंड टू द लेफ्ट ऑफ B, B की लेफ्ट साइड पे G की पोजीशन है। आगे A इज ऑन द राइट ऑफ C, C की राइट साइड पे A की पोजीशन है। ठीक है, A इज ऑन द राइट साइड ऑफ C, A एंड D हैव 1 चाइल्ड बिटवीन देम। A और G के बीच, सॉरी, A एंड D के बीच में एक ही चाइल्ड है। तो अगर मैं C देन A देन एक चाइल्ड देन D देन G देन B ये ड्रॉ करता हूं। ठीक है, A and D have 1 child between them, E and B have 2 children between them। अब किस किस के बीच में, E and B के बीच में 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कितनी चिल्ड्रन की पोजीशंस आ गई, 1 2 3 4 5 6 आ गई, A की पोजीशन और होगी, तो B और E के बीच में 2 चिल्ड्रन है। E उस साइड तो हो नहीं सकता क्योंकि B और E यहाँ पे एक ही पर्सन और आएगा, तो या तो यहाँ पे पोजीशन हो जाएगी मेरे पास, तो E की पोजीशन अगर वो बना लेते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ E। तो मेरे पास E एंड B के बीच में 2 चिल्ड्रन यानी कि D एंड G आ गए, तो ये सेटिस्फाई होगी। E एंड B हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम। नेक्स्ट क्या था, D एंड F हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम। अब D और F, एक पोजीशन और है F की, उसके बीच में 2 चिल्ड्रन है। अगर F की पोजीशन जो है वो ये आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो F की पोजीशन ये यहाँ पे आ जाए तो करेक्ट होगा यस। D ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन दैट केस मेरे पास 3 चिल्ड्रन बीच में आ जाएंगे, तो मेरे पास ये पोजीशन आ गई कि D एंड F के बीच में 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम। तो मेरे पास जो आ गई वो आ गई, क्वेश्चन आ गया C A F सॉरी E D G B F, ये पोजीशन आ गई। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, हु इज टू द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट में किसकी पोजीशन है, एक्सट्रीम राइट में F की पोजीशन है। ठीक है, तो F यानी कि C ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, Who is exactly in the middle? Exactly in the middle कौन है? Exactly in the middle 1 2 3 4, D is exactly in the middle. Who is exactly in the middle? D is exactly in the middle. C option is the answer. Question number 28. Who is on the extreme left? Extreme left पे कौन था? एक्सट्रीम लेफ्ट में C की पोजीशन थी, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में C की पोजीशन है। दैट इज अगेन C ऑप्शन इज द आंसर। बोलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मुझे एक पाई चार्ट गिवन है, डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन बिलो, which show the viewership of different sports channel
in the month of June 2012 in India. There are no overlap in the viewership of the channels. ठीक है, ओवरलैप का मतलब है कि कोई ऐसा कस्टमर नहीं है या व्यूअर नहीं है जो कि 2 चैनल्स देखता है. देयर इज नो ओवरलैपिंग. तो ESPN फॉर्म 45 डिग्री एंगल, स्टार स्पोर्ट 30 डिग्री, सेट मैक्स 150 डिग्री, DD स्पोर्ट्स 60 डिग्री, 10 स्पोर्ट्स 15 डिग्री एंड अदर्स चैनल 60 डिग्री. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. इफ 60,000 पीपल वॉच स्टार स्पोर्ट्स जो है ये 60,000 पीपल वॉच कर रहे हैं an average per day in June 2012, then how many more people watch set mix than 10 sports on an average per day for the same period. ठीक है, सेट मैक्स की बात हो रही है और दूसरा कौन सा चैनल है, 10 स्पोर्ट्स की बात हो रही है. 10 स्पोर्ट्स, सेट मैक्स 150 डिग्री का एंगल बना रहा है और 10 स्पोर्ट्स 15 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो सेट मैक्स का एंगल 10 स्पोर्ट्स से कितने डिग्री मोर है, मैं दोनों एंगल्स को माइनस करता हूं, 135 डिग्री मोर है. तो 135 डिग्री जो है वो कितनी व्यूअरशिप को रिप्रेजेंट करेगा. मुझे कंपैरिजन यहां दे रखा है कि 30 डिग्री रिप्रेजेंट 60,000, तो 135 डिग्री कितनी व्यूअर्स को रिप्रेजेंट करेगा. तो ठीक है, 30 डिग्री रिप्रेजेंट 60,000, 1 डिग्री रिप्रेजेंट 60,000 डिवाइडेड बाय 30 एंड 135 डिग्री रिप्रेजेंट इनटू 135. 0 से 0 कट गया, 3 2 का 0 का 0 0 मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया मेरे पास, 135 का डबल किया 270, यानी कि 2,70,000 इज द आंसर. तो मेरे पास बी ऑप्शन 2,60,000 जो है वो आंसर है. ठीक है, हाउ मेनी मोर पीपल, 2,70,000 मोर पीपल वॉच सेट मिक्स कंपैरिजन टू 10 स्पोर्ट्स. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन. ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर हाउ मेनी स्पोर्ट्स चैनल इज द व्यूअरशिप इज मोर देन 20% ऑफ द टोटल व्यूअरशिप. तो मेरे पास टोटल एंगल कितने डिग्री का है, ये पाई चार्ट में टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है और टोटल परसेंट कितने होता है, दिस 360 रिप्रेजेंट 100%. ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे 20% का एंगल कैलकुलेट करना है. तो 20% कितना होता है, 1/5. तो 360 का 1/5 कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया, 1/5. 5 7 का 35, 5 2 का 10, यानी कि 72 डिग्री से ज्यादा कितने चैनल्स की व्यूअरशिप है, 72 डिग्री. 72 डिग्री 71 तो सेटमैक्स की है और सिर्फ सेटमैक्स की है, ओनली 1 चैनल की, दैट इज सेटमैक्स. तो योर आंसर इज ए ऑप्शन. हाउ मेनी चैनल, ओनली 1 चैनल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. If the viewership of DD Sport for the first half of the June is half of that of the second half of June. चलो, अगर सेकेंड हाफ की जो व्यूअरशिप है उसको मैं लेट कर लेता हूं, वो 2x है, तो फर्स्ट हाफ की कितनी हो जाएगी, इसका हाफ. तो फर्स्ट हाफ मंथ की कितनी हो जाएगी मेरे पास व्यूअरशिप, x व्यूअरशिप हो जाएगी, x नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो हो जाएंगे फर्स्ट हाफ के और सेकेंड हाफ के डबल हो जाएंगे. तो टोटल व्यूअरशिप कितनी होगी मेरे पास जून मंथ में डीडी स्पोर्ट्स की, 3x. दिस 3x रिप्रेजेंट द एंगल 60 डिग्री. ये कितने डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री. यानी कि फर्स्ट हाफ मंथ में जो एंगल था वो 20 डिग्री का था और जो सेकेंड हाफ का एंगल था वो 40 डिग्री का एंगल था. तो टोटल एंगल मेरे पास डीडी स्पोर्ट का जून मंथ में 60 डिग्री का बन गया. ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन रीड करते हैं. देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ व्यूअरशिप ऑफ डीडी स्पोर्ट फॉर द सेकेंड हाफ दैट इज 40 डिग्री to that of the ESPN for the whole month. तो ESPN for whole month is 45 डिग्री. तो what is the ratio, हमारे पास रेशियो आ गई 40 डिग्री रेशियो 45 डिग्री. कटिंग कर लेते हैं 5 पे, 5 8 का 40, 5 9 का 49 एंड द रेशियो इज 8:9.
तो 8:9 कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? सी ऑप्शन इज द आंसर। सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहे हैं? बाय मिस्टेक द व्यूअरशिप ऑफ डीडी स्पोर्ट हैव बीन अंडर कोटेड बाय 20%। हमारे पास ये जो डीडी स्पोर्ट की व्यूअरशिप है ये अंडर कोटेड है 20% से। अंडर कोटेड बाय 20% यानी कि इट इज ओनली 80%, दिस रिप्रेजेंट 80%। बाय मिस्टेक मैंने उसे अंडर कोट कर दिया। आगे क्या है? इफ दिस मिस्टेक इज करेक्टेड, अगर मैं अपनी गलती ठीक कर लूं, देन व्हाट इज द करेक्ट शेयर ऑफ व्यूअरशिप ऑफ सेटमैक्स? तो सेटमैक्स का करेक्ट शेयर क्या होगा? सेटमैक्स का करेक्ट एंगल क्या होगा? बट ऑप्शन इज गिवन इन द परसेंटेज। ऑप्शन परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। बोलो ठीक है, यानी कि अगर मैं अपनी मिस्टेक करेक्ट कर लूं तो व्यूअरशिप ऑफ सेटमैक्स जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? इन टर्म्स ऑफ एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, एंड दैट इज व्हाट परसेंट, वो कितना परसेंट होगा टोटल व्यूअरशिप का। तो क्या करें? सबसे पहले इसको एंगल को करेक्ट करते हैं डीडी स्पोर्ट का। ये 60 डिग्री इज ओनली 80%। 80% रिप्रेजेंट 60 डिग्री एंगल। व्हाट अबाउट 100%? 100% कितना हो जाएगा? दैट इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 0.8। तो दिस इज इक्वल टू, पॉइंट हटाता हूं, 600 डिवाइडेड बाय 8। 8 7 का 56, 8 5 का 45, यानी कि डीडी स्पोर्ट का जो एंगल होगा वो 75 डिग्री का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 75 डिग्री का होना चाहिए। तो ठीक है, उसका एंगल इंक्रीज कर देते हैं। उसका एंगल जब 60 डिग्री का था तो होल एंगल, टोटल एंगल कितने डिग्री का था? 360 डिग्री का था। अब इसका एंगल मैं 15 डिग्री इंक्रीज कर दूं, 60 डिग्री से 75 डिग्री कर दूं, यानी कि 15 डिग्री एंगल मैंने इंक्रीज कर दिया, तो मेरा टोटल एंगल भी 15 से इंक्रीज होके 375 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपको कहोगे सर सर्कल के ऊपर हमारे पास 375 डिग्री का एंगल नहीं होता। कोई बात नहीं, 375 के अंदर जो डीडी स्पोर्ट है वो 75 डिग्री है। 375 के अंदर जो सेटमैक्स है वो 150 डिग्री है। तो 360 के अंदर सेटमैक्स की जो डिग्री है वो डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज होगी वो अभी चेक करते हैं। ठीक है, बट मुझे डिग्रीज में नहीं निकालना, मैं डायरेक्ट परसेंटेज में निकालूंगा। ठीक है, 375 डिग्री के अंदर जो सेटमैक्स है वो 150 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दिस रेशो दिस इज इक्वल टू 100% के अंदर सेटमैक्स की परसेंटेज क्या होगी? यूज रेशो। मैंने रेशो यूज कर ली। रेशो नहीं यूज करनी, आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करें। 375 रिप्रेजेंट 100%, तो 150 डिग्री हाउ मच परसेंट? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 375 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 150 इंटू 100। 375 डिवाइड हो जाएगा इधर आके 375, 25 पे कटिंग कर लेते हैं। 25 6 का 150, 25 1 का 25, 12 आ गया, 25 5 का 125। 3 पे कटिंग कर लेते हैं, 3 2 का 6, 3 5 का 15, 5 2 का 0 का 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40, यानी कि 40%। जो सेटमैक्स का एंगल है वो अब कितने परसेंट हो जाएगा? अगर मैं अपनी मिस्टेक करेक्ट कर लेता हूं, आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक सेटमैक्स का जो एंगल है वो 40% का एंगल हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। If the viewership of ESPN on an average was 90,000 per day, ESPN की मुझको एवरेज दे रखी है 90,000, this is 90,000। नेक्स्ट क्या है? Then what was the viewership of all the sports channel on an average per day? तो 445 डिग्री रिप्रेजेंट 90,000, तो 360 डिग्री कितने नंबर को रिप्रेजेंट करेगी? तो दैट इज 90,000 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 360।
9 4 का, 0 का, 9 5 का, 5 8 का, 8 इंटू 9 इज 720, यानी कि 7,20,000। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन है फिर से हमारे पास। क्या डायरेक्शन है? फॉर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन 125 cubes of the same size are arranged in the form of a cube on a table। चलो ठीक है, अगर मैं 125 क्यूब्स को एक के ऊपर एक प्लेस कर देता हूं और एक बिगर क्यूब बना देता हूं, तो वो बिगर क्यूब कुछ कैसा बनेगा वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, वन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस साइड को भी दिस वे में 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, दिस वे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 and 5। this way 1 2 3 4 and 5, and this way 1 2 3 4 and 5। मेरे पास कुछ इस वे का 125 क्यूब्स थे जिनको मैंने एक टेबल के ऊपर रख दिया, तो मेरे पास एक बिगर क्यूब बन गया। ठीक है, आगे क्या कहा इसने? सेम साइज आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब ऑन ए टेबल, देन ए कॉलम ऑफ 5 क्यूब्स इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स। फिर मैंने हर एक कॉर्नर, ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं यहां से मैंने क्यूब्स जो थे वो हटा दिए। बोला ठीक है, यानी कि सबसे पहले मेरे पास टोटल क्यूब्स कितने थे? 125 क्यूब्स थे। मैंने कितने क्यूब्स हटा दिए यहां से? 1 2 3 4 5, ये 5 हटा दिए। 1 2 3 4 5, ये 5 भी हटा दिए। 5 यहां से हट जाएंगे, 5 यहां से, ये वाले 5 हट जाएंगे। तो 5 10 15 20 यानी कि 20 क्यूब्स मैंने यहां से रिमूव कर दिए। रिमेनिंग मेरे पास 105 क्यूब्स रह गए। अब इसकी मैं कोशिश करता हूं ड्राइंग करने की। ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। This one। कॉर्नर वाली एक कॉलम मैंने यहां से हटा दिया, यहां से भी कॉलम हटा देते हैं कॉर्नर वाला। दोबारा ड्राइंग कर लेंगे जो रिमूव हो गए। दिस वन, ये भी मैंने हटा दिया यहां से। यहां से एक कॉलम हटा देते हैं। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको रिमूव नहीं करना, आपको जो भी कैलकुलेट वो करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो इमेजिनेशन में करना है। बोलो ठीक है, यहां से भी एक कॉलम हटा देते हैं तो दिस वन। ठीक है, ड्रॉ करते हैं इसको दोबारा। मेरे पास जो विजिबिलिटी होगी वो कुछ इस तरह की होगी। Three, 4 and 5. This side be 1 2 3 4
5, ये आ गया। और दिस साइड भी कुछ ऐसा सा हो जाएगा मेरे पास, कुछ इस वे में, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस वे। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज ही आ जाएगी मेरे पास दिस वे, और यहाँ पे तो विजिबिलिटी ऐसी रहेगी, वो पीछे वाला ब्लॉक तो मुझे दिखेगा नहीं। तो मेरे पास आफ्टर रिमूविंग जो क्यूबॉइड है कुछ इस शेप का रह जाएगा, जो क्यूबॉइड नहीं, जो क्यूब है वो इस वे में रह जाएगा। आगे क्या कहा था, फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। 125 क्यूब्स ऑन द सेम साइज आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब ऑन ए टेबल। तो 125 क्यूब्स थे, उसके बाद then a column of 5 cubes is removed from each of the 4 corners। हर कॉर्नर में से मैंने 5 क्यूब्स रिमूव कर दिए, तो मेरे पास रिमेनिंग 105 क्यूब रह गए। उसके बाद क्या किया मैंने, ईच कॉर्नर्स ऑल द एक्सपोज्ड फेसेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द सॉलिड। अब जो मेरे पास ये सॉलिड फिगर आ गई, इसको मैंने क्या किया, एक्सेप्ट द फेस टचिंग द टेबल, बॉटम वाली साइड को छोड़ के मैंने रेड कलर कर दिया। मैंने कौन सा कलर कर दिया, रेड कलर कर दिया। जो भी मुझे ये फ्रंट दिख रही है, बैक दिख रही थी, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड एंड टॉप, बॉटम को छोड़ के, एक्सेप्ट द फेस टचिंग द टेबल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी क्यूब डू नॉट हैव एनी कलर्ड फेस। ऐसे मेरे पास कितने क्यूब्स हैं जिनके किसी भी फेस पे कलर नहीं होगा। चलो फिर से डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले फ्रंट पे कलर है, बैक साइड पे कलर है, राइट साइड पे कलर है, लेफ्ट साइड पे कलर है, टॉप पे कलर है। लेकिन जो मिडल में क्यूब रह गए मेरे पास, उनके ऊपर कलरिंग नहीं है, तो उनको कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले हम टॉप पे कंसीडर करते हैं कि इसके ऊपर कलरिंग है और इसके हर एक बॉटम पे जो क्यूब्स हैं उन हर एक क्यूब्स के ऊपर कलर है। इसके बॉटम में जितने भी क्यूब हैं सबके ऊपर कलर है, इसके बॉटम में भी कलरिंग है, यहाँ भी कलरिंग, यहाँ भी, ये सभी के ऊपर कलरिंग है। मिडिल में मेरे पास कितने रह गए, मेरे पास मिडिल में कितने क्यूब्स रह गए, ये मेरे पास मिडिल में क्यूब्स हैं, ये वाले, ये कितने क्यूब्स हैं काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टॉप में मेरे पास मिडल में 9 क्यूब्स हैं और इन हर एक क्यूब को मिला के नीचे वाली साइड को मेरे पास 5 क्यूब्स हैं। इसको मिला के टोटल नीचे कितने क्यूब्स हैं, 5। टॉप वाला कलरिंग हो गया है, रिमेनिंग कितने रह गए, 4 रह गए। सेम इसके नीचे भी टोटल कितने क्यूब्स हैं मेरे पास, इसको मिला के, इस क्यूब को मिला के 5। टॉप वाला कलर है, बाकी इसके नीचे जितने भी हैं मेरे पास बॉटम पे, उन पे कलरिंग नहीं है। तो इसके नीचे कितने क्यूब्स हैं जो अनकलर्ड है, किसी फेस पे कलर नहीं है, 4। इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, तो ये टोटल मेरे पास टॉप पे कितने क्यूब्स थे, 9 इंटू 4, टोटल 36 ऐसे क्यूब्स होंगे हमारे पास जिसके किसी भी फेस पे कलरिंग नहीं होगी। तो व्हाट इज द आंसर, सी ऑप्शन 36 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी क्यूब हैव ओनली 1 रेड फेस ईच। ओनली 1 फेस जो है वो रेड होना चाहिए। चलो फिर से क्यूब देखते हैं। अब 1 फेस वाले कौन कौन से हैं, मैं सिर्फ फ्रंट क्यूब को कंसीडर करूंगा सबसे पहले, जो फ्रंट पे हैं। यहां पे 2 फेस पे कलर है, यहां भी कलर है, इस साइड भी कलर है, ये तो 2 फेस वाला हो गया। ये भी 2 फेस वाला है, ये भी 2 फेस, ये भी 2 फेस, ये 3 फेस कलरिंग वाला है, ये 2 फेस कलरिंग है, ये भी 3 फेस कलरिंग है, ये 2 फेस 2 फेस 2 फेस 2 फेस। तो फ्रंट में मेरे पास ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके सिर्फ एक ही फेस पे कलरिंग है, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। फ्रंट पे कितने क्यूब्स हैं जिनके सिर्फ एक फेस पे कलर है, 4। बिल्कुल बैक साइड पे भी कितने हो जाएंगे, 4। फ्रंट पे 4 हो गए, बैक साइड पे 4 है, राइट साइडेड वाले पे कितने हो जाएंगे, वो भी 4 हो जाएंगे। लेफ्ट साइड जो मुझे विजिबल नहीं है उस पे भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। राइट साइड वाले कौन से होंगे, 1 2
3 4 इन 4 पे, फ्रंट पे 4, बैक साइड पे 4, राइट साइड पे 4, लेफ्ट साइड पे 4। अब टॉप पे कितने होंगे मेरे पास? टॉप पे ये जो क्रॉसेस लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 क्यूब्स के एक ही फेस के ऊपर कलर है और वो कौन सा फेस है? टॉप साइडेड। तो 9 टॉप पे हो गए। टोटल कितना हो गया? 4 8 12 16 16 और 9 25, यानी कि 25 मेरे पास ऐसे क्यूब्स होंगे जिनकी एग्जैक्टली 1 फेस के ऊपर रेड कलर होगा। तो व्हाट इज द आंसर? कौन सी ऑप्शन आंसर है? 25, ओनली 1 रेड फेस। बी ऑप्शन इज द आंसर। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी क्यूब हैव मोर देन 2 कलर फेस ईच? मोर देन 2 यानी कि 3 फेस कलर। तो 3 फेस कलर वाले कितने होंगे? अब 3 फेस कलरिंग वाले कौन से हैं? हम बॉटम पे देखते हैं, यहां पे कलर है, यहां पे कलर है, बॉटम वाली साइड कलर नहीं है। तो बॉटम पे कोई भी क्यूब जो है वो 3 फेस वाला नहीं होगा, सिर्फ ओनली टॉप पे कंसीडर करते हैं। यहां पे कलरिंग है रेड, इधर भी कलर किया था मैंने और इस साइड भी कलर किया था। यहां पे कलरिंग है, टॉप पे कलरिंग है और इस साइड पे कलर है, ये भी 3 फेस वाला हो गया। तो यहां कलरिंग है, टॉप पे कलरिंग है और ये जो लेफ्ट साइड पे जो विजिबल नहीं है वहां भी कलरिंग है। तो यहां पे कितने हो गए मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टॉप में मेरे पास 8 ऐसे क्यूब्स हैं जिनके 3 फेसेस पे कलर है और 4 फेस वाला कोई हो नहीं सकता। तो मेरे पास 3 फेसेस रेड कलर वाले कितने क्यूब हो गए? 8 हो गए। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था हाउ मेनी क्यूब हैव मोर देन 2? मोर देन 2 यानी कि 3 फेस रेड कलर। तो दैट इज ओनली 8 क्यूब। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। करण इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, करण की पोजीशन जो है वो 16th है लेफ्ट साइड से। ये हमारी लेफ्ट साइड है, यहां पे 15 स्टूडेंट हैं और ये 16th पोजीशन है किसकी? करण की। आगे क्या कहा है? इन ए रो ऑफ बॉयज एंड विष्णु इज 18th फ्रॉम द राइट एंड। ये मेरा राइट एंड है, यहां से 17 स्टूडेंट्स हैं और ये जो मेरे पास है ये विष्णु की पोजीशन है 18th। विष्णु इज 18th फ्रॉम द राइट एंड, गगन इज 11th फ्रॉम द करण टूवर्ड्स द राइट। ठीक है, करण की राइट साइड पे 11th पोजीशन जो है वो किसकी है? गगन की है, गगन की पोजीशन है, यानी कि ये गगन की पोजीशन है 11th। तो ये 10 बॉयज हो गए और ये 1 यानी कि 11th पोजीशन गगन की आ गई। आगे क्या कहा था इसने? गगन इज 11th फ्रॉम करण टूवर्ड्स द राइट एंड 3rd फ्रॉम विष्णु टूवर्ड्स द राइट। तो ठीक है, विष्णु की भी राइट साइड पे 3rd पोजीशन। तो ठीक है, 3rd पोजीशन, तो ये विष्णु की पोजीशन थी, ये गगन की पोजीशन होगी। 3rd पोजीशन विष्णु की राइट साइड पे, तो 2 और ये 1 3 3rd पोजीशन। अब गगन जो है दोनों में कॉमन था तो इसको दोबारा हम ड्रॉ करते हैं। यहां पे 15 बॉयज आ गए, देन 16th पोजीशन करण की है। बोलो ठीक है। अब ये गगन की पोजीशन है, गगन की पोजीशन, तो गगन और विष्णु के बीच में 2 स्टूडेंट्स हैं। ये विष्णु है, विष्णु की राइट साइड पे 3rd पोजीशन जो थी वो गगन की थी, तो 2 + 1 गगन की 3rd पोजीशन आ गई। लेकिन विष्णु की टोटल राइट साइड पे 17 बॉयज थे, तो 2 + 1 3 में कितना प्लस करें कि 17 आ जाए? कितना करेंगे? 14। बोलो ठीक है। उसके बाद करण और गगन के बीच में कितने बॉयज हैं? 10 बॉयज हैं, तो ये 2 हो गया, एक पोजीशन विष्णु की होगी 3 और यहां पे कितने आ गए मेरे पास? 7 आ गए। बोलो ठीक है। तो ये मेरे पास सिंगल रो में आ गए। फिर से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। करण इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 15 + 1 16th पोजीशन करण की होगी, ये करेक्ट हो गया।
उसके बाद एंड विष्णु इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड, विष्णु की पोजीशन 18th है, 14 15 प्लस 2 17 प्लस 18, यस विष्णु की 18th पोजीशन है राइट हैंड से। आगे गगन इज 11 फ्रॉम द करण टुवर्ड्स राइट, करण और गगन के बीच में 11 मतलब गगन की पोजीशन 11th है राइट साइड पे, 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10 और 11th पोजीशन गगन की, ये भी करेक्ट हो गया। एंड थर्ड फ्रॉम विष्णु टुवर्ड्स राइट, तो विष्णु की राइट साइड पे थर्ड पोजीशन गगन की है, 2 प्लस 1 3, ये भी करेक्ट हो गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, टोटल बॉयज कितने हैं काउंट कर लो इनको, कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 16 प्लस 7 23 प्लस 1 24 26 27 एंड 27 एंड 14 41, गलत तो नहीं किया? करण इज 16th, ठीक है, 15 16 23 24 25 26 27 और 14 41 41, none of these is the answer। बोलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, none of these। Then question number 38, the question consists a set of three figures x y z showing a sequence of folding of a piece of paper. Figure z show the manner in which the folded paper has been cut। ये जो z है इसमें मुझे कटिंग दे रखी है कि कटिंग कैसे की है, ये फिगर इस वे में है कुछ, ये डॉटेड है सारी लाइंस, ठीक है। मेरे पास था पेपर, मेरे पास इस वे में था, मैंने यहां से कटिंग कर ली और यहां पे कटिंग कर ली। देन these three figures are following by 4 answer figures A, B, C, D, from which you have to choose a figure which would most closely resemble the unfolded form of figure Z। फिर मैंने इसे ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद विजिबिलिटी कैसे होगी वो चेक करनी है। तो जब मैंने इसको इस वे में इधर को ओपन किया, इस साइड को ओपन किया, तो यहाँ पे कटिंग थी, यहाँ पे कटिंग आ गई और ये वाला जो कट था वो यहाँ पे आ गया। फिर जब मैं इसे ऊपर वाली साइड ओपन करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा और ये सर्कल यहाँ भी आ जाएगा। इसको उस साइड को ओपन करूँगा तो मेरे पास ये यहाँ आ जाएगा और ये सर्कल यहाँ आ जाएगा, यानी कुछ इस वे में मेरे पास फिगर होगी। दैट इज फिगर सी ऑप्शन इज द आंसर। बोलो ठीक है, एनालाइज करना है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, गुड क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन विच इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है, तो ट्रायंगल्स काउंट करो कितनी होंगी। ठीक है, आंसर क्या है, या तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 14 होंगी या 15 होंगी या 13 होंगी या इनमें से कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो काउंट करते हैं कितनी है। इट्स ऑन यू कि किस वे में कैसे काउंटिंग करनी है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ये फिगर ट्रायंगल 1 है, ट्रायंगल 2 है, पहले सिंगल सिंगल ट्रायंगल काउंट कर रहे हैं, ये ट्रायंगल 3 होगी, ये ट्रायंगल 4 होगी, ट्रायंगल 5 होगी, इधर वाली ट्रायंगल 6 होगी और सिंगल ट्रायंगल 6 होगी। ठीक है, 6 ट्रायंगल्स तो मेरे पास सिंगल सिंगल आ गई। उसके बाद 2 ट्रायंगल्स के कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं, तो जैसे कि ये एक 2 होगी, 2 ट्रायंगल्स का कंबाइन करके सिंगल ट्रायंगल बन गई 1। उसके बाद एक इधर को बन रही है, दिस इज 2। ठीक है, उसके बाद एक ये बन गई मेरे पास, ये इधर को 3, एक मेरे पास इधर को बन गई ये 2 ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन पे 4। ठीक है, और 4 होगी और ठीक है 4 और होगी, 1 2 3, 1 2 3 4 और होगी मेरे पास 2 के कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, एक ये भी होगी मेरे पास दिस वन 5, ये भी 2 ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन है, 5 और होगी 11। 3 ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन पे चेक कर लेता हूँ, मेरे पास एक तो ये होगी 5, 2 के कॉम्बिनेशन पे एक ये भी होती है, ये वाली 6। ठीक है, अब 3 के कॉम्बिनेशन पे अगर चेक करते हैं तो एक तो ये होगी मेरे पास 1 और एक इधर को होगी 1 2, एक मेरे पास ये हो जाएगी 3 होगी। ठीक है, 3 और होगी, तो टोटल कितनी होगी मेरे पास 6 6 12 3 15, मेरे पास तो 15 ट्रायंगल्स बन रही है। दैट इज द सी ऑप्शन इज द आंसर।
ठीक है, आपके लिए मैंने क्या किया, इसको डिफरेंटली ड्रॉ किया। ये मेरे पास जो थी वो 15 ट्रायंगल्स थी। सबसे पहले ये आ गई मेरे पास, देन दिस वन, देन दोनों को कंबाइन करके ये बन गई, 3 होगी। उसके बाद मैंने ये ऊपर वाली कंसीडर की, फिर ये बॉटम वाली कंसीडर की, फिर ये सिंगल कंसीडर की, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर ये आ गई मेरे पास, और ये ऊपर वाली और इसके कॉम्बिनेशन पे मेरे पास ये वाली फिगर आ गई। ठीक है, उसके बाद ये अबव वाली फिगर थी मेरे पास ट्रायंगल्स की, बिलो भी इसकी जो फिगर थी वो मेरे पास ये आ गई। उसके बाद मोर देन 2 की बात की तो मेरे पास ये फिगर पूरी आ गई, दिस वन। ठीक है, चलो ये तो मेरे पास अबव वाली थी। अब बिलो वाली की बात करता हूँ तो मेरे पास बिलो में एक ये थी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास और इन दोनों को कंबाइन करके मेरे पास ये बन गई, बॉटम वाली ये आ गई, ये अबव वाली आ गई और ये मेरे पास आ गई। तो टोटल मेरे पास ये 15 ट्रायंगल्स बनती थी इन दैट फिगर। आपके लिए मैंने इसको अलग अलग डिफरेंटली सॉल्व करके यहाँ पे मतलब ड्रॉ करके दिखा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40th। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग एक्स फ्रॉम अमंगेस्ट द 4 ऑल्टरनेटिव ए बी सी डी। ठीक है, मेरे पास ये एक्स फिगर है तो मुझे इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, मिरर इमेज कैलकुलेट करनी है। तो इसकी मिरर इमेज कैसे कैलकुलेट होगी वो देखते हैं। मिरर इमेज, देखो बेटा, जब भी मिरर इमेज की बात करेंगे तो मेरे पास मिरर हमेशा जो होगा, जैसे ये फिगर थी, मिरर हमेशा या तो यहां पे होता है या मिरर इस साइड पे होता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिरर इन दोनों में से कौन सी पोजीशन पे मिरर है। मिरर इमेज कभी टॉप एंड बॉटम की नहीं आएगी। मिरर इमेज हमेशा या तो राइट साइड पे होगा मिरर या लेफ्ट साइड पे होगा। चलो ठीक है, मेरे पास क्या था, एक क्लॉक है दिस वे। उसके बाद मेरे पास ये जो हैंड है ये वाली, तो जब मिरर मेरे पास ऐसे होगा तो मेरे पास ये वाली जो है वो मुझे नियरेस्ट विजिबल होगी, यानी कि वो इस वे में इस साइड को विजिबल होगी। मिरर में जो चीज़, अगर मिरर ये जो चीज़ जितनी नियरेस्ट होती है मिरर के, उतनी ही नियरेस्ट उसकी इमेज बनती है। बोलो ठीक है, यानी कि मेरे पास ये जो हैंड है, जो मैं बिगर हैंड की बात करता हूं, वो मेरे पास क्या होगी, मिरर के क्लोजेस्ट होगी। तो इसमें तो है नहीं ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में भी ये जो है ये मेरे पास बिग स्मॉलर हैंड है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सी ऑप्शन में अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास जो हैंड है वो 1 2, ये 1, ये 2, ये 3, मतलब कि 1 2 3 4, 3 और 4 लाइन के बीच में है। तो अगर मैं इसमें कंसीडर करता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो मेरे पास जो हैंड है वो 2 और 3 के बीच में आ रही है, जबकि यहाँ पे 3 और 4 के बीच में है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। डी ऑप्शन इज द आंसर। बोलो ठीक है, आप चेक कर लो। 1 2 3 और 4, 3 और 4 के बीच में एक ग्रेटर हैंड है, और ये वाली हैंड जो है ये बिल्कुल बॉटम वाली लाइन 1 2 3, 2 और 3 के बीच में है। देख लो 1 2 और 3 के बीच में, यस। तो मेरे पास डी ऑप्शन इज द आंसर। खुद एनालाइज करना है आपको, मैंने आपको हिंट दे दिया कि कैसे मैं एनालाइज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो दिस इज द 40th क्वेश्चन एंड दैट्स इट फॉर द मैथ्स पार्ट। बाकी पार्ट जो है वो आपको नेक्स्ट उसमें बाकी दूसरे सर जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। एंड दिस पेपर जो था वो थोड़ा सा ईजियर था पहले वाले 2 पेपर से। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर PCS। ठीक है, थैंक यू।